मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने जो सामाजिक ज्ञान का पार्ट 2 पढ़ा था उसमें मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़े थे। आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय हम प्रश्न कर चुके हैं, तो हम पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे और पार्ट 3 में हम अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इस चैप्टर के फ्रांसीसी क्रांति के, तो आज हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उनका अध्ययन कर लेते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा है, गिलोटिन किसे कहते हैं। ठीक है, गिलोटिन किसे कहते हैं इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए गिलोटिन किसे कहते हैं उसे हम पढ़ते हैं। देखिए गिलोटिन वो होता है, यह दो स्तंभों और एक फरसे से मिलकर बना एक ऐसा यंत्र है। ठीक है, ये एक ऐसा यंत्र है, तो ये एक ऐसा यंत्र है जो किससे बना होता है, दो स्तंभों और एक फरसे से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये एक स्तंभ जो है, मतलब ये है जो हमारा गिलोटिन, ये दो स्तंभों और एक फरसे से मिलकर बना एक ऐसा यंत्र है जिसमें फरसा ऊपर से नीचे की ओर आता है और नीचे लिटाए गए मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति का एक ही बार में सिर धड़ से अलग कर देता है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस यंत्र का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये कब प्रयोग किया जाता, पहले तो ये फ्रांसीसी क्रांति में प्रयोग किया था, लेकिन उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होने लगा, किसका, गिलोटिन का। ठीक है, चलिए दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करें, दूसरे अगर क्वेश्चन की यहीं पे बात करें तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आतंक के राज्य से क्या आशय है। ठीक है, आतंक के राज्य से क्या आशय है। अगर हम आतंक के राज्य की बात करें तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बाद अस्तित्व में आई रोब्सपियर सरकार। और मतलब कौन आई, आई अस्तित्व में कौन सी, फ्रांस की सरकार, और रोब्सपियर सरकार थी वहां पे। ठीक है, तो ये सबसे पहले अस्तित्व में आई और कुलीन और एवं पादरी थे इसमें। कौन थे, तो रोब्सपियर में जो शामिल थे वो कौन लोग थे, कुलीन एवं पादरी। ठीक है, दूसरे राजनीतिक दल के सदस्यों रोब्सपियर की कार्य पद्धति से असहमत पार्टी के सदस्यों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, रोब्सपियर की कार्य पद्धति से असहमत पार्टी के सदस्यों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता था। इन बंदियों पर क्रांतिकारी अदालत में मुकदमा चलाया जाता था। जब ये बंदी बन जाते थे तो ये जो बंदी थे उन पर ही क्रांतिकारी अदालत में मुकदमा चलाया जाता था। ठीक है, दोष सिद्ध होने पर, जब इनका दोष क्या हो जाता था, सिद्ध हो जाता था, तो जब इनका दोष सिद्ध हो जाता था तो इन लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। ठीक है, तो ये इसे ही बोलते हैं आतंक का राज्य। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर, अगर हम थर्ड की बात करें यहीं पे, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि जो रोब्सपियर सरकार बनी थी उसके प्रमुख दो कार्य आपको बताने हैं। उन्होंने प्रमुख दो कार्य क्या किए, तो पहला कार्य उसने किया जो प्रमुख था, तो पहला कार्य उनका जो प्रमुख था वो था खाद्यान्न संकट को देखते हुए मांस और पाव रोटी की बिक्री हेतु राशनिंग व्यवस्था लागू की गई, कर दी गई। ठीक है, तो मांस और पाव रोटी की बिक्री हेतु राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी गई, पहला कार्य था इनका। ठीक है, दूसरा कार्य क्या था, तो दूसरा कार्य था मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला कानून बनाया गया। ठीक है,
रोब्सपियर की जो सरकार थी उसने मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला भी कानून क्या किया, बनाया। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। इसमें पूछा गया है कि रोब्सपियर को गिलोटिन पर चढ़ाने पर मतलब चढ़ाने का कारण बताइए। रोब्सपियर को क्यों चढ़ा दिया गया था गिलोटिन पर? ठीक है, तो रोब्सपियर की कठोर नीतियों और फ्रांस में निर्ममता से लागू किया गया। जो रोब्सपियर की कठोर नीतियां थी उनको फ्रांस में निर्ममता मतलब बिना ममता के, ठीक है, तो निर्ममता से मतलब कठोरता से लागू किया गया, जिसमें हजारों निर्दोष लोग भी संदेह में मारे गए। किसमें मारे गए? संदेह में। ऐसे बहुत से लोग थे जो निर्दोष थे लेकिन वो संदेह में क्या हो गए, मारे गए। सन 1794 में न्यायालय द्वारा रोब्सपियर को उत्पीड़न, ठीक है, उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया और, ठीक है, और बंदी बना लिया। और क्या बना लिया गया? बंदी बना दिया गया। ठीक है, तथा अगले ही दिन उन्हें किस पर चढ़ा दिया गया? तो जो गिलोटिन यंत्र था उस पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन की प्रमुख मांग बताइए। ठीक है, ये जो सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन है इसकी प्रमुख मांगों को बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो इस क्लब की प्रमुख मांगे कौन कौन सी थी उसके बारे में बताना है। तो देखिए, इस क्लब की प्रमुख मांग थी फ्रांस के समाज में महिला पुरुष के बीच लैंगिक आधार पर विभेद, ठीक है, लैंगिक आधार पर विभेद ना करके, ठीक है, विभेद ना करके उन्हें एक समान माना जाए और समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएं। ठीक है, ये था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन की प्रमुख मांग। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किस प्रकार हुआ। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय डायरेक्टरी शासन के दौरान फ्रांस में डायरेक्टरी के सदस्यों के मध्य परस्पर झगड़ा विधान परिषदों से, ठीक है, झगड़ा विधान परिषदों से होता था और विधान परिषद डायरेक्टरी को बर्खास्त करने का प्रयास करती थी। ठीक है, क्या करती थी? जो डायरेक्टरी थी उसको क्या करती थी? बर्खास्त करने का प्रयास करती थी। डायरेक्टरी की, आगे देखते हैं, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से नेपोलियन जो बोनापार्ट था उसका जो मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रीय गान को किस नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन हमारा, तो फ्रांस के राष्ट्रीय गान को मार्सिले नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? मार्सिले नाम से जाना जाता है फ्रांस के राष्ट्रीय गान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैकोबिन क्लब के नेता का नाम लिखिए और बताइए। तो जैकोबिन क्लब का जो नेता था वो था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, कौन था? तो मैक्समिलियन रोबेस्पियर कौन था? जैकोबिन क्लब का नेता था। आगे क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किस शासक का शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था वो था लुईस 16वां। कौन था? लुईस 16वां। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है
क्वेश्चन है पूछा गया है कि लुईस 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पूछा गया है लुईस 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ था। तो लुईस 16वां जो था वो फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ था 1774 ईस्वी में। किस सन में? 1774 ईस्वी में आसीन हुआ था। ठीक है, वहीं पे अगर 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लुईस 16वां जो था वो किस राजवंश से संबंधित था। तो जो लुईस 16वां था वो संबंधित था बूबो राजवंश से। किससे संबंधित था? बूबो राजवंश से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 12 की यहीं पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है जो फ्रांसीसी समाज था, ठीक है, वो किन 3 प्रमुख वर्गों में बटा हुआ था। तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट, तीसरा था तृतीय स्टेट। ठीक है, इन 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, वहीं पे अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि धार्मिक करों को किस नाम से जाना जाता था। धार्मिक करों को टाइड किस नाम से जाना जाता था? टाइड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है स्टेट जर्नल की बैठक में तीनों वर्गों के कितने कितने प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए थे। तो प्रथम स्टेट में 300 प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए थे और द्वितीय स्टेट में 300 प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, कितने कितने प्रतिनिधि? तो 300 प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए थे। प्रथम स्टेट में भी 300 और द्वितीय स्टेट में भी 300 प्रतिनिधि वो आमंत्रित किए गए थे। 3 हमारा यहाँ पे है स्टेट जर्नल की बैठक में किन वर्गों का प्रवेश वर्जित था। तो स्टेट जर्नल की बैठक में 3 वर्गों का प्रवेश वर्जित था। पहला किसका? किसानों का, दूसरा औरतों का और तीसरा कारीगरों का। इन 3 वर्गों का जो प्रवेश था वो क्या था? वर्जित था। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है बास्तील का पतन कब हुआ था। तो बास्तील का जो पतन था वो हुआ था 14 जुलाई 1789 को। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, यहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर नेशनल असेंबली, ठीक है, ने सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया। तो नेशनल जो असेंबली थी उसने सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का जो आदेश था वो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को पारित किया था। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख किसका प्रतीक है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती जो आंख है वो सर्वदर्शी ज्ञान का प्रतीक है। किसका है? सर्वदर्शी जो आंख है वो किसका प्रतीक है? तो वो है ज्ञान का प्रतीक। किसका प्रतीक है? ज्ञान का। दूसरे अगर क्वेश्चन की यहीं पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, यहीं से हमारा जो क्वेश्चन है 19 और देख लीजिए, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन कौन से हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रीय रंगों की बात करें तो फ्रांस के जो राष्ट्रीय रंग वो 3 थे। पहला था लाल, दूसरा था सफ़ेद, तीसरा था नीला। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 20? तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए किस तरह के कानून पास किए। तो प्रारंभिक वर्षों में
क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए किस तरह के कानून पास किए? तो पास किए सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई। किसकी? सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई और उसके साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं करते थे। ठीक है। तो सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया और अब जो उनके पिता थे वो उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं करते थे। तो ये किया गया था जो क्रांति हुई थी। ठीक है। तो चलिए यहीं से जो हमारा चैप्टर था वो हमारा एंड होता है, मतलब पहला चैप्टर हमारा एंड होता है। ठीक है। हम पढ़ेंगे अगली क्लास होगी उसमें हम चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए यहीं से हमारी जो क्लास होती है वो होती है फिनिश। ठीक है।